शायद सबसे दुखद पहलू सामने आता है, भारत का औद्योगीकरण। हाँ, ये एक सोची समझी और व्यवस्थित रणनीति थी। इसके दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला, भारत को ब्रिटेन के मिलों के लिए सिर्फ कच्चे माल का निर्यातक बना दो। ओके। यहाँ से कच्चा कपास और जूट सस्ते में खरीदो और ब्रिटेन भेजो। और दूसरा, ब्रिटेन की उन्हीं मिलों में बने तैयार माल यानी कपड़े को बेचने के लिए भारत को एक विशाल बाजार में बदल दो। इसका असर क्या हुआ होगा, इसकी हम कल्पना ही कर सकते हैं। ढाका की मलमल की बात करते हैं, जो इतनी महीन होती थी कि पूरी थान एक अंगूठी से निकल जाती थी। हाँ, मुर्शिदाबाद का रेशम, इन सब का क्या हुआ? वो सब बर्बाद हो गए। ब्रिटेन की मशीनों से बने सस्ते कपड़ों ने भारतीय बाजार को पाट दिया। इससे भारत के पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योग तबाह हो गए। मतलब लाखों लोग बेरोजगार हो गए। लाखों बुनकर, कारीगर और शिल्पी जो पीढ़ियों से ये काम कर रहे थे, रातों रात बेरोजगार हो गए। और कोई दूसरा विकल्प न होने के कारण ये सब लोग भी गांवों की ओर भागे और खेतीहर मजदूर बन गए, जिससे जमीन पर बोझ और भी ज्यादा बढ़ गया। तो एक तरफ पारंपरिक उद्योग नष्ट हो रहे थे, क्या उनकी जगह कोई नए आधुनिक उद्योग लग रहे थे? लगभग न के बराबर। जो कुछ आधुनिक उद्योग लगे भी, जैसे सूती और जूट मिले, वो भी 19वीं सदी के अंत में शुरू हुए और ज्यादातर भारतीयों द्वारा ही स्थापित किए गए थे। जैसे टाटा? हाँ, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 1907 में हुई। लेकिन ये सब ऊंट के मुंह में जीरा जैसा था। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि भारत में पूंजीगत वस्तुओं का उद्योग था ही नहीं। पूंजीगत वस्तुएं, इसका सरल भाषा में क्या मतलब है? इसका मतलब है मशीनें बनाने वाली मशीनें। अगर आपको एक कपड़ा मिल लगानी है तो उसकी मशीनें भी आपको ब्रिटेन से ही मंगवानी पड़ती थीं। अच्छा। हम औद्योगिक रूप से पूरी तरह से उन पर निर्भर थे। आजादी के समय इस विशाल देश में लोहा और इस्पात की बस 2 बड़ी कंपनियां थीं। औद्योगिक आधार बेहद कमजोर था। तो भारत कच्चा माल भेज रहा था और बना हुआ माल खरीद रहा था। सुनने में तो ये सामान्य ट्रेड लगता है, लेकिन विदेशी व्यापार के मोर्चे पर भी एक बहुत बड़ा खेल चल रहा था। बिल्कुल। भारत का लगभग सारा विदेशी व्यापार ब्रिटेन और कुछ गिने चुने देशों जैसे चीन और श्रीलंका तक सीमित कर दिया गया था। 1869 में स्वेज नहर के खुलने से ब्रिटेन का ये नियंत्रण और भी मजबूत हो गया। क्यों? क्योंकि अब भारत और ब्रिटेन के बीच का समुद्री रास्ता बहुत छोटा हो गया था। राइट। एनसीईआरटी की किताब में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है निर्यात अधिशेष का, यानी एक्सपोर्ट सरप्लस। हाँ। इसका मतलब भारत निर्यात ज्यादा करता था और आयात कम। अब ये तो किसी भी देश के लिए अच्छी बात लग रही है कि हम बेच ज्यादा रहे और खरीद कम रहे। तो फिर ये भारत के लिए बुरा कैसे था? ये औपनिवेशिक अर्थशास्त्र का सबसे बड़ा धोखा था। सोचिए, आप एक किसान हैं जो अपनी सारी फसल बेचकर 100 रुपए कमाता है, लेकिन वो 100 रुपए आपके हाथ में आते ही नहीं। तो वो कहाँ जाते हैं? बल्कि आपका जमींदार वो पैसे सीधे ले लेता है और उससे लंदन में अपने ऑफिस का किराया भरता है, अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देता है और अंग्रेजों द्वारा लड़े जा रहे युद्धों का खर्चा उठाता है। आपके हाथ में क्या आया? कुछ नहीं। कुछ नहीं। भारत के साथ ठीक यही हो रहा था। अच्छा, तो ये जो सरप्लस पैसा था वो देश में वापस निवेश ही नहीं हो रहा था। बिल्कुल। इसी को दादा भाई नौरोजी ने अपनी किताब में धन की निकासी या ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत कहा। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, एक गहरा आर्थिक विश्लेषण था। उन्होंने अनुमान लगाया कि भारत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा हर साल ब्रिटेन जा रहा था, बिना किसी आर्थिक वापसी के। तो कोई भी अर्थव्यवस्था ऐसा खून बहने से कैसे बच सकती है? सही कहा। ये तो वाकई में एक सुनियोजित मूठ थी।